मित्रों, मैं महेश मानव, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया दिल्ली। साथियों, आज हम एक बहुत बड़े रहस्य से आपको पर्दा उठाना चाहते हैं और यह रहस्य देश की जो स्थिति है, दशा है और दुर्दशा है, उसमें उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि यह रहस्य देश की आधी से अधिक आबादी, यानी पिछड़े वर्ग की आबादी जो देश में लगभग 60% है, उसकी जो देश में पोजीशन है उसके बारे में यह पूरा रहस्य है। और यह रहस्य है कि यदि जनता दल के सरकार में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनको बीपी सिंह जी कहते हैं, वह मंडल कमीशन लागू नहीं करते, जो पिछड़ों के लिए उनकी आबादी के आधार पर उनकी हिस्सेदारी केवल सरकारी नौकरियों में दिलाने की बात थी, उसमें से मात्र 27% ही उसको रखा गया। ये मंडल कमीशन प्रधानमंत्री तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जब लागू किया तो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के, यानी सबड़ मानसिकता वाले, जो हजारों साल से लोगों को काम वाला बना के रखते रहे, और जो लोग अपने को छत्री कहते रहे, ओबीसी वाले छत्री थे भी, वो छत्री शब्द अलग है, ये दूसरी बड़ व्यवस्था में आता है। तो ये जो लोग इस देश के मूल निवासी हैं, शुरू से ही इस देश के मालिक हैं या देश में रहे हैं, जो कृषि, पशुपालन, फलोद्यान, सब्जी, दूध, बर्तन और तकनीकी, लोहारगिरी, बढ़ईगिरी, स्वर्णकारी आदि, ताम्रकारी, इन सभी काष्ठ कला आदि से जो जुड़े हुए थे वो ओबीसी के लोग थे और हैं आज। ये वास्तव में देश के राष्ट्र के निर्माता थे और राष्ट्र के निर्माता हैं। इनके लिए जब बीपी सिंह ने मंडल लागू किया तो इनको 27% नौकरियां ही, मात्र केवल नौकरियों में, संसद में और विधानसभाओं में तो छोड़िए, केवल नौकरियों में ही हिस्सेदारी, वो भी इनकी आधी ही हिस्सेदारी की बात लागू की। तो देश की जो शोषण करने वाली मानसिकता वाले लोगों की जो ये बुद्धि थी वो चकरा गई। उन्होंने कहा कि अब ये लोग सत्ता पर आ जाएंगे, इनकी आबादी बहुत है। एससी एसटी का तो पहले से ही उनकी आबादी के आधार पर रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में, साथ ही पार्लियामेंट और असेंबली में भी है। वो अंग्रेज़ों की देन है, पूना पैक्ट की देन है, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में 1932 में जो हुआ था, उसी के आधार पर आज़ाद भारत में डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ाई लड़के वो लागू रखा और आज भी है। तो जब देखा कि इनका एससी एसटी ओबीसी का, एससी की आबादी देश में 15% और एसटी की आबादी देश में 7.5%, यानी 22.5%, और ओबीसी की आबादी देश में लगभग 60%, जबकि मंडल कमीशन काका कालेकर के अनुसार 52%, 52%। तो ये बहुत बड़ी आबादी है, देश की बहुसंख्यक आबादी है, जो लगभग 80% के लगभग तो होती है, और जो जिनकी गिनती नहीं है वो मिला के ये 85 और 90% होते हैं कुल मिला के, जो अपने को छत्री घोषित कर दिए गए थे। यह मान लिया था इन्होंने अपने को फर्जी तरीके से, स्वाभिमान और अहंकार के चलते। तो
उनको इसमें नहीं जोड़ा गया था, इसलिए वो 52% ही दिखाए गए। तो ये जो मंडल कमीशन लागू हुआ तो नौकरियों में आने लगेंगे IAS IPS IRS, पहले 1% भी नहीं आते थे, और एक आध कोई आता भी था तो शायद छतरी वत्री बनता था OBC का, सिंह वगैरह लिखता था, एक आध कोई थोड़ा सा रख देते, दिखाने के लिए रख देते थे कहीं 1-200 में, इसलिए कि ये न कहा जाए कि ये जातिवादी हैं और ब्राह्मणवादी हैं कि सवर्ण मानसिकता वाले हैं, तो एक आध दो बैकवर्ड क्लास का रख दिया जाता था दिखाने के लिए। इसमें देखा कि ये देश के 90% लोग, 85% लोग SC ST OBC माइनॉरिटी में भी 90% जो OBC के ही लोग हैं, ये देश में इकट्ठे हो रहे हैं, और ये स्थायी रूप से सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर, प्रशासनिक पदों पर, जुडिशरी में भी आएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन में भी आएंगे, और जब एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी में आएंगे तो अपने लोगों का भला भी करेंगे, अपने लोगों का उद्योग व्यापार और सत्ता शासन रोजगार, इनमें सब में इनको मौका मिल जाएगा आगे आने का, जब इनके अधिकारी होंगे सभी जगह। तो अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल होता है, अधिकारी ही देश को चला रहे हैं प्रैक्टिकल में। तो जो हज़ारों साल से मानसिकता वाले लोग सोचते रहे कि अब क्या तरीका निकाला जाए, तो उन्होंने तरीका निकाला कि उत्तर प्रदेश में परखे हुए प्रमाणित जो मंत्री थे राम नरेश यादव जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में, माननीय कल्याण सिंह जी लोधी बिरादरी के, उन्होंने अपने कार्यकाल में ईमानदारी का परिचय, मतलब कथित ईमानदारी का परिचय देते हुए कि बिरादरियों का उन्होंने जातवाद नहीं किया, यानी जाति के लोगों को हिस्सेदारी नहीं दी, बल्कि पीछे किया, और सवर्ण लोगों के अनुसार उन्होंने काम किया, जो वो चाहते थे उसी अनुसार। इसलिए OBC को, यानी छोड़िए लोधी जाति को ही उस समय उनकी हिस्सेदारी और न्याय नहीं मिला, इसके पूरे प्रमाण हैं और आज भी हैं, और सभी जो न जानते हों उनके सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। कितने लोगों को सर्विस दी, कितने लोगों को ठेकेदारियां दी कल्याण सिंह जी ने 2 बार मुख्यमंत्री रहने पे, अपनी बिरादरी वालों को कितनी मदद की, कितने ठेकेदारियों में सहयोग किया, जो कि अन्य नेताओं ने सभी ने किया, सवर्ण नेताओं ने किया और बैकवर्ड के और नेताओं ने किया। लेकिन कल्याण सिंह जी ने ऐसा नहीं किया, उनको सपोर्ट ही नहीं किया, उनको मतलब सहारा ही नहीं दिया विशेष, या उनको मिलना चाहिए था वो ही नहीं मिला। तो उन्होंने देखा ये बिरादरी के काम तो करेंगे नहीं, पिछड़े वर्ग के तो दूर हैं, कि हमारे ब्राह्मण बनियों के जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे, तो उनको देखा कि इनसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग होते हैं हमारे कि उन्हें पद के चक्कर में, वो चाहे उनको अपना समाज बर्बाद करना पड़े, चाहे जाति बर्बाद करनी पड़े, चाहे देश बर्बाद करना पड़े, पद के भूखे लोग होते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं, तो वो तैयार हुए। तो कल्याण सिंह जी को प्रदेश का अध्यक्ष घोषित कर दिया, वही भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो उस समय यादवों से और जातियां सारी लगभग OBC SC ST वाली संतुष्ट नहीं थी, सभी लोग जानते हैं इस बात को प्रैक्टिकल में। तो लेकिन जब जनता पार्टी तो आई तो वो तो सभी के खिलाफ, यानी व्यवस्था के खिलाफ थी, यानी व्यवस्था खराब थी, उसमें शोषण अत्याचार न्याय इमरजेंसी लगी थी, उस समय ज़बरदस्ती नसबंदी कराई जाती थी, लोग त्राई कर रहे थे, नसबंदी हो जाती थी, और भी चीज़ें थी कुछ तानाशाही। तो कल्याण सिंह जी को लाया गया जो लोधी बिरादरी के थे, और उधर उमा भारती जी को लाया गया, वो लोधी बिरादरी की हैं। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या है इनकी, ये लोग, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और देश में भी इनकी बहुत बड़ी आबादी है। मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा प्रदेश है, उसमें भी बिरादरी बहुत बड़ी है इनकी, और प्रदेशों में भी बिरादरी है, महाराष्ट्र में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है। तो इन लोगों को हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, इनको बहुत बड़ी आबादी है। दिखाया जाए कि तुम्हारा मुख्यमंत्री है, और लोगों ने वोट दे दिए और मुख्यमंत्री बना दिया। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वही काम हुआ जो पहले हो रहा था। स्वास्थ्य मंत्री जब थे राम नरेश यादव जी की सरकार में, तो लोधियों को न्याय नहीं मिला, जिस बिरादरी के थे उनको ही न्याय नहीं मिला, पिछड़ों को क्या मिलता। तो ये स्थिति जो बनी, अब तो यहाँ ये समझिए इससे पहले की स्थिति क्या है
कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जो बीपी सिंह जी ने आरक्षण पिछड़े वर्ग का ओबीसी का लागू किया, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जो बड़े लीडर थे, लाल कृष्ण आडवाणी साहब, उन्होंने राम रथ यात्रा निकाली और उस ओबीसी के पिछड़े वर्ग के मंडल कमीशन को बीपी सिंह द्वारा लागू किया था, उसको फेल करने के लिए, लोगों का दिमाग बदलने के लिए, और कहा कि हमारी रथ यात्रा ये सांप्रदायिक मामला है तो रोकी जाएगी रथ यात्रा और हम सरकार गिरा देंगे। भाजपा की एक बहाना ढूंढ लिया उन्होंने, तो बहाना जानबूझ के ढूंढा गया था क्योंकि हजारों साल से मानसिकता इनकी रही है प्लानिंग बनाने की, तो वही किया और रथ यात्रा निकाली आडवाणी जी ने, राम रथ यात्रा अयोध्या के लिए दिल्ली से। तो स्वाभाविक था कि बिहार होके और देश भर में जानी थी। तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बिहार थे, उन्होंने बंद कर दिया आडवाणी जी को। सांप्रदायिकता का माहौल बनाया गया था जानबूझ के, और जब बंद कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी को वही जो पहले से प्री प्लान था, बहाना बनाया उन्होंने, बीपी सिंह की सरकार से वो समर्थन वापस ले लिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही सरकार चल रही थी, पूर्ण बहुमत नहीं था जनता दल का, बीपी सिंह जी का जनता दल का। तो स्वाभाविक था सरकार जैसा सोचा था प्लानिंग से हुआ और बीपी सिंह जी की सरकार गिर गई। और इधर उसके बाद में कल्याण सिंह जी को मुख्यमंत्री हाईलाइट कर दिया गया और हुआ इस तरह का। तो अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश शासन में आई। उमा भारती जी ने और कल्याण सिंह जी के सहयोग से पिछड़ों के नेता और बिरादरियों के नेता, लोधी जात के और समाज सेवी लोग इसमें लग गए कि हमारा मुख्यमंत्री बन गया है, हमारे दो मुख्यमंत्री बन गए। तो वो जनता दल का जो आंदोलन था वो कमज़ोर पड़ गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी और भारतीय जनता पार्टी शासन में आई। और जिन यादवों के खिलाफ ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था, वो यादव आज भारतीय जनता पार्टी में लोधी जात से कई गुने आगे हैं। जैसे उदाहरण के लिए भूपेंद्र यादव जी राष्ट्रीय महासचिव पार्टी में रहे, आज केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और दूसरे नित्यानंद राय साहब, जो बहुत महत्वपूर्ण, इंडिया का दूसरे नंबर का प्रधानमंत्री के बाद स्थान होता है गृह मंत्री का, बल्कि साथ साथ ही होता है, तो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय साहब, जो बिहार से यादव हैं और पहले भी थे। तीसरी बात आती है माननीय हंसराज गंगाराम अहीर, जो पहले गृह राज्य मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी में, आज वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन हैं। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री का दर्जा होता है और वो ओबीसी की 50 और 60% आबादी को अपने तरीके से, अपने हिसाब से वो लोगों को न्याय दिलाते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण पद ये हैं जो भारतीय जनता पार्टी में यादवों के हैं। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आप जान ही रहे हैं, तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए, और जब मुलायम सिंह ने, यादव ने और लालू जी ने अपने काल में ओबीसी को, अपनी जातीय के लोगों को न्याय दिया जो हज़ारों साल से नहीं मिल रहा था, तो वो मजबूत हुए, उनको नौकरियां दी, इनको ठेके दिए दोनों लोगों ने, और सर्विस में कोटे पूरे किए, भर्ती किए पूरे। और मंडल कमीशन जो आज भी लागू है उसमें उनके लोग लाभ उठा सके, जब उनके छोटे स्तर से चपरासी, बाबू, जेई, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और अच्छी और विभागों की नौकरियों में, पब्लिक सर्विस कमीशन में, तमाम सारे विभागों में भर्तियाँ उनकी हुई, उनको हिस्सेदारी मिली 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री के द्वारा। उधर बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रहे, उधर उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह जी रहे।
तो इन लोगों ने अपनी जातियों को भी और पिछड़े वर्गों को भी, SC और ST को भी हिस्सेदारी दी, तो ये लोग मजबूत बने। और यादव की संख्या के हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिली तो और मजबूत हुए, और उनके बच्चे पढ़ लिख के ठेकेदारी और नौकरियां छोटी मोटी मिली, इन सबसे पैसा आया उनके पास में, और उनके बच्चे कंपटीशन में IAS IPS IRS और ठेकेदार बन रहे हैं। और आज अगर लोधी बिरादरी का डायरेक्ट IPS एक गौरव राजपूत मध्य प्रदेश से, और एक लोधी राजपूत समाज की बेटी अभी जो IPS बनी है उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से, तो वो ट्रेनिंग कर रही है। बाकी डायरेक्ट IAS वो IPS कोई नहीं है। और यादवों के कम से कम डायरेक्ट IPS लगभग 70 के लगभग डायरेक्ट IPS हैं, तो स्टेट लेवल पे वो DGP हेड और हैं, और कई कई विभागों के हेड हैं। तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण सर्विसेज में। इसी तरह लोधी बिरादरी के कुल मिला के अगर कहें तो 7 IAS हैं, जिसमें 1-2 बिना रिजर्वेशन के हैं। जैसे कंचन वर्मा उत्तर प्रदेश में बिना रिजर्वेशन की हैं, वो रिजर्वेशन में आई OBC के 2005 बैच की हैं। साथ ही जो बाकी अधिकांश बाकी लगभग सभी जो IAS हैं, IPS तो है ही नहीं, IRS हैं, जबकि वो गौरव राजपूत भी वो रिजर्वेशन में आए OBC के में, मध्य प्रदेश के एकमात्र जो पहले थे, आज भी हैं वो सर्विस में। और बाकी जो IAS आए हैं जैसे अनूप सिंह वरैया वाले जो मध्य प्रदेश में हैं, श्यामवीर सिंह जो भिंड के रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश कैडर के ही हैं, आजकल जम्मू कश्मीर में हैं। और जो 1997 बैच के सुखबीर सिंह जी जो एटा वाले हैं, वो भी हैं। तो इस तरह से जो भी IRS हैं, और लोकेश ललिहारे हैं, अमरपाल सिंह हैं, अमरपाल हैं, सिंह उनका रिकॉर्ड में नहीं है, सिंह तो इन्होंने अपना बना लिया है, उनके रिकॉर्ड में अमरपाल है। दोनों रिजर्वेशन में हैं, क्योंकि मैं OBC का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। सारे आंकड़े हमारे पास हैं, इनका रोल नंबर, सीरियल नंबर, आरक्षण कोटा, वो पता, सब कुछ हमारे पास है, उपलब्ध है, सरकारी आंकड़े। तो ये जो लोग आए हैं, अगर मंडल कमीशन लागू नहीं होता तो ये लोग आरक्षण में आए। और भी तमाम अधिकारी आए हैं, जो भी बिरादरी के भी तो छोड़िए, बिरादरी के तो कुछ आए ही हैं थोड़े बहुत, और बिरादरियों के OBC SC ST के हजारों की संख्या में, कई 10,000 की संख्या में बड़ी उच्च प्रथम श्रेणी के क्लास के IAS IPS IRS IFS तमाम इस तरह के अधिकारी जो हजारों की संख्या में आए, 20,000 की संख्या में, वो जो OBC में आए नहीं आते। और इसी तरह से जो भी अधिकारी आ रहे हैं, लोधी बिरादरी के ही आ रहे हैं, वो जनता दल की देन है। और ये लोग जो आ रहे हैं, उनका नैतिक दायित्व बनता है कि OBC के मूवमेंट को मजबूत करें, और OBC के मूवमेंट को मजबूत करें, और देश में एक ऐसी ताकत तैयार करें जो कोई भी पार्टी आए वो इसको नकार न सके, वो इसको कमज़ोर करने की और अन्याय करने की कोशिश न कर सके। इसलिए आप सभी लोगों को विशेष रूप से जानकारी होना चाहिए कि ये जो पटाक्षेप है, यानी एक रहस्य है OBC के साथ में, इसको और आपको जानकारी होनी चाहिए कि OBC के लोगों ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है कि पार्लियामेंट में मंडल कमीशन लागू कराने के लिए 1978 से जब कमीशन बना था, 79 में दिसंबर में रिपोर्ट आई, और 80 से लेके 1980 में इंदिरा जी आ गई थी, 1979 में ही। तो उन्होंने इसको पहले पार्लियामेंट में नहीं रखा, तो पिछड़े वर्ग के नेता जो भी थे उस पीरियड में, शरद यादव, मुलायम सिंह जी यादव, लालू प्रसाद यादव, रघुनाथ सिंह वर्मा लोधी जो मैनपुरी से, जहाँ मुलायम सिंह जी सांसद होते थे, तो उससे पहले 1977 में रघुनाथ सिंह वर्मा लोधी 1977 में भी सांसद थे वहाँ से, 1980 में भी सांसद थे, दोबारा चुनाव में 2 बार सांसद थे उस पीरियड में। तो इन सब लोगों ने, और भी हैं भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी, दयाराम साक्य जी जो फरकाबाद से सांसद थे उस समय, डॉक्टर महादीपक सिंह साक्य एटा से सांसद थे,
सलेमपुर देवरिया से जनता दल से सांसद थे, कौन, हरकेवल प्रसाद जी कुशवाहा। ऐसे तमाम लोगों ने, बिहार के तमाम और लीडरों ने, जो राम अवधेश सिंह जो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बने बाद में, वो यादव थे, उन्होंने भी रथ निकाला देश में। शरद यादव ने रथ निकाला, मंडल रथ। तो हम सब लोगों ने पूरे देश में उसमें काम किया। चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव ने बहुत बड़ा काम किया, ऐतिहासिक काम किया कि सरकार चौधरी चरण सिंह की गिरने के बाद 1980 से उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग संगठन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी सभी शामिल थे, देश के 85% लोग जो शामिल थे, उसका उन्होंने संगठन बनाया। और उसका दफ्तर टॉलस्टॉय मार्ग वंदना बिल्डिंग में था, जो कनॉट प्लेस के पास है। टॉलस्टॉय मार्ग जनपद से, जो जनपद निकलता है कनॉट प्लेस से, उसी के क्रॉस, मतलब उधर से आएंगे तो लेफ्ट में ही तो वंदना बिल्डिंग है, टॉलस्टॉय मार्ग है वहीं, उसमें दफ्तर था। उसमें बुनियादी संघर्ष पत्रिका निकलती थी। उसमें मैं ऑल इंडिया लेवल पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ का युवा का प्रभारी था। तो उनके साथ देश भर में घूमा मैं मंडल कमीशन लागू कराने के लिए। तो 1980 से लेके 1989 तक, जब तक मंडल कमीशन नहीं लागू हुआ, इंदिरा जी ने भी नहीं किया और राजीव जी ने भी नहीं किया। तो उसके बाद जो BP सिंह जी आए, मैनिफेस्टो में था, सभी बैकवर्ड क्लास के लीडरों ने, देश भर के SC ST OBC और माइनॉरिटी लीडरों ने पहले ही से मैनिफेस्टो में जनता दल बनाया था। तो उसमें रखा था कि मंडल कमीशन लागू करना ही पड़ेगा। BP सिंह जी आए, उनको लागू करना पड़ा, किया उन्होंने लागू। तो उस पर ये सब देश का वातावरण बना कि देश के SC ST OBC 90% जब इकट्ठे हो जाएंगे तो पूरी स्थायी सरकार इनकी बनेगी देश में, और प्रदेशों में भी बनेगी। तो ये लोग आगे आ जाएंगे। तो जो लोग शोषण करने वाले हैं, हजारों साल से अत्याचार अन्याय करते रहे, वो आगे नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए ये जो पूरा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है, इसको समझना पड़ेगा। तो इसको समझिए। और जो OBC के सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी हैं, उनका क्या दायित्व है, और जो भी अधिकारी आ रहे हैं, IAS IPS IRS एंड इंजीनियर्स, डॉक्टर, जज, जो जुडिशरी में स्टेट में रिजर्वेशन है, सेंट्रल में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट में जो स्टेट लेवल का होता है उसमें जुडिशरी में भी है। तो उसमें जो भी लोग आ रहे हैं, उनका नैतिक दायित्व बनता है कि अगर वो वास्तव में अंतरात्मा और प्रकृति और नेचर, न्याय को मानते हैं, तो उनको OBC के मूवमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा और करना चाहिए। नहीं तो आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको मतलब माफ़ नहीं करेगी, और उनके आगे आने वाली जनरेशन भी खुद दुखी होगी, परेशान होगी। और आज वो भी परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो केवल नाम के अधिकारी बने हुए हैं और डर के काम कर रहे हैं, और बहुत ही मतलब कहिए कि हीन अपने को समझते हुए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बात को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। चाहे मंत्री हों, चाहे MP हों, चाहे अधिकारी हों, उनको दबाए जाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसके तमाम देश में हथकंडे हैं, सामने हैं। क्योंकि जो क्लास 3 और 4 की नौकरियां थीं, वो संविदा पर कर दी गई हैं। तो बहुत बड़ी संख्या थी इन नौकरियों की संविदा पे, यानी वो अपने अपने तरीके से लोग रखते हैं, और अपने अपने जो भी संविदा पे उन्हीं के लोग काम करते हैं, उन्हीं जो शोषित पीड़ित रखना चाहते हैं समाज को, वही लोग अपने लोगों को भर्ती कर देते हैं। और जो बहुत बड़ी संख्या में इस आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। तो इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे लगातार संपर्क बनाए रखिए और लगातार जुड़े रहिए, वीडियो को फॉरवर्ड करिए, और आगे निश्चित रूप से हम सफलता की ओर जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और न्याय व्यवस्था और खुशहाली देश में लागू करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत।